वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल की लेक्चर सीरीज में टिम्बर एज अ बिल्डिंग टिम्बर को हम एज अ बिल्डिंग मटेरियल में कैसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे हम टिम्बर के बारे में पूरा मतलब देखेंगे लाइक फ्रॉम ए टू जेड कि वो टिम्बर हमको कैसे मिलता है, किस टाइप के ट्री से होता है और कैसा उसका प्रोसेस होता है। वो हम चीज़ों को आज हम यहाँ पे सीखेंगे। Okay, so without delay, we starting it, and these are my basic outline of the outline of this presentation. To start from the general, then anatomy of tree, then defects क्या होते हैं timber में, ये हमारा बहुत important question है जो कि पेपर में पूछा जाता है। Then preservation of timber, also seasoning of timber, then some types of industrial timber, then end with the references. ओके, सो डेफिनेशन की बात करें तो द वर्ड टिम्बर जो है वो डेरिवेटेड हुआ है इंग्लिश वर्ड टिम्बेरियन से, टिम्बरियन से। सो इसका मीनिंग जनरली होता है बिल्ड करना। ओके, सो जो ये वर्ड है वो टिम्बरियन से है। तो टिम्बर जस्ट डिनोट्स वुड विच इज सुटेबल होल्डिंग और कारपेंट्री और वेरियस अदर इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए सुटेबल फॉर होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर हम ट्री को क्लासीफाइड करें तो ट्री को हम दो तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन द एक्सोजीनियस एंड द एंडोजीनियस। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बता दूं एक्सोजीनियस क्या होता है, इंडोजीनियस क्या होता है। ऑब्वियसली है कि दोनों की ग्रोथ जो है वर्टिकल डायमेंशन जेड डायमेंशन में होती है। बट एक्सोजीनियस क्या होता है, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जो अपने तना यानी स्टेम जो होता है उसके थ्रू बढ़ता है, उसको हम लोग एक्सोजीनियस बोलते हैं। और एंडोजीनियस जो होता है वो लेंथ वाइज बढ़ता है, उसको हम लोग एंडोजीनियस बोलते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो एक्सोजीनियस जो होते हैं एक तरीके के लाइक हमारे कॉनिफर डिसीडियस लाइक जैसे बरगद, पीपल, और जो हमारे जितने भी ऐसे लोकल पेड़ जो होते हैं आम के, जिनमें रिंग्स पड़ती हैं, मतलब जिनके स्टेम जो है वो थोड़ा थिकनेस में बढ़ते जाते हैं, तो उनको एक्सोजेनियस की ट्री की कैटेगरी में आते हैं। और इंडोजेनियस लाइक जैसे बनाना का हो गया, फिर लाइक बैम्बू हो गया, तो ये इनकी जो कैटेगरी होती है वो हमारी इंडोजेनियस टाइप के ट्रीज में आती है। आई थिंक आई होप सो समझ में आया आपको। तो देन एक्सोजेनियस को अनदर दो क्लास में क्लासिफाइड करते हैं, कॉनिफर ट्रीज एंड डिसीडियस ट्री। तो जनरली कॉनिफर में हम सॉफ्टवुड और डिसीडियस में हार्डवुड को देखते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो एक्सोनिया वही जो मैंने आपको बोला कि एक्सोजेनियस और एंडोजेनियस में डिफरेंस तो सेम वही है। ओके, डेसिडियस ट्रीज जो होते हैं उनको ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं। ओके, उनके लीव जो होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में रहते हैं, ट्रीज फॉल्स इन ऑटोमन एंड न्यू वंस, उनके जो पत्ते हैं वो आते जाते रहते हैं। सीजन वाइज उनका जो है एक साइकिल होता है। ओके, दिस ट्रीज यील्ड हार्डवुड्स होती है उनके पास, ठीक है। ओके, तो सेम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एंडोजीनियस ट्रीज जो होते हैं उनमें जो जो ट्री का ग्रोथ है वो इनवर्ट्स होता है। उनका जो फाइब्रस मॉस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में जो है देखा जाता है, ग्रोथ होता है। तो ये जो जनरली इसके जो एग्जांपल हम देखें तो लाइक अ बैम्बू, केन, पाम एक्सेट्रा, तो इनको हम एंडोजीनियस की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो दिस इज द कलर डायग्राम। इसके थ्रू हम ट्री के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ट्री जो स्टार्ट होता है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स। जब वो सरफेस पे आता है तो दैट इज द मीडियम ऑफ अ ट्रंक, एंड द ट्रंक इट्स वो डिवाइडेड इनटू द वेरियस ब्रांचेस। और ये ब्रांचेस पे ही हमारा जो है वो फॉलेज जो है वो होता है। ओके, अब देखते हैं सैपवुड एंड हार्डवुड में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो वुड वर्कर के लिए उसको समझना, ठीक है। तो जो हार्डवुड होता है वो ज़्यादा पोरोसा होता है कंपैरेटिवली टू सैपवुड। ओके, सैपवुड से क्या होता है, सॉरी सैपवुड जो है वो एब्जॉर्ब करता है और फिनिशेस बेटर होता है। ओके, बट जो डेंसर होता है दैट इज द हार्डवुड। ओके, जो ये जो है वो मोस्टली यूजुअली जो है ड्यूरेबल ज़्यादा होता है और डीके के अगेंस्ट रेजिस्टेंट ज़्यादा होता है। डीके मतलब कि लाइक उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना, उसका जो डे लाइफ मतलब जो उसकी लाइफ है उसके मतलब उस पर जो इम्पैक्ट पड़ना लाइक किसी अदर मटेरियल का या फिर वेदर का, तो उसके अगेंस्ट थोड़ा सा ये रेजिस्टेंट ज़्यादा होता है। ओके, एंड जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेपल सेल्स में जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, जबकि वुड जो है वो वल्नरेबल टू फंगी एंड इंसेक्ट जो है होता है। ओके, सो गो टू नेक्स्ट। सो दिस इज द डायग्राम। तो दिस इज द जनरली 3D डायग्राम, तो हम उसको 2D डायग्राम में भी देखेंगे। तो जो इसका जो कोर के पास पार्ट होता है, इसको जो कोर होता है उसको हम लोग पिथ बोलते हैं। देन जो कोर के पास की जो वुडन होता है उसको हम लोग हार्ड वुड बोलते हैं। इसका कलर थोड़ा डार्कर होता है कंपैरेटिवली। देन जो कोर के हार्डवुड के बाद का जो पार्ट होता है दैट इज वी से इट्स अ सैपवुड।
ओके देन जो हम ये एक कंसेंट्रिक सर्कल रिंग्स देखते हैं, इसको हम लोग ग्रोथ रिंग या एनुअल ग्रोथ रिंग भी बोलते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है दैट इज द कैम्बियम लेयर, और देन जो उसके बाद जो लेयर होती है दैट इज द आउटर बार्क, और उसी लेयर को हम जो इनर से बोलते हैं दैट इज द इनर बार्क। तो एक एक करके हम इसका जो है वर्किंग जो है वो समझते हैं कि क्या होती है। तो जनरली जो पित्त का काम होता है, पित्त का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को और जो है ट्रांसफर करना है, क्योंकि पित्त जो होता है वो रूट से जो है न्यूट्रिएंट्स को लेकर के और वो ब्रांचेस में फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स को। पित्त का काम ये होता है जनरली। जो आप ये रिंग्स देखते हैं एनुअल, तो एनुअल रिंग्स जो है वो हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि वो जो ट्री है वो कितने ईयर्स पुराना है, क्योंकि वो जो रिंग होती है वो एक साल में एक रिंग ही डेवलप होती है। ओके देन जो सेंट्रली रेडिएटेड लाइन होती है इनको हम लोग मैडवली रेज बोलते हैं, और इनका जनरली काम होता है जो हमारे टिम्बर के जो ग्रेन्स हैं उनको ये बांधने का काम करती है, एक तरीके से उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ये जो सेंट्रल से जो लाइन हमको रेडिएट हो जाती है इनको हम लोग मैडवली रेज बोलते हैं। देन दिस इज द कैम्बियम लेयर। एक ये थिन लेयर होती है सैप बिटवीन सैपवुड एंड हमारी बार्क के बीच में। ओके एंड देन ये जो है इंडिकेट करती है कि ये कन्वर्टेड नहीं होती है सैपवुड में फर्स्टली। ओके देन जो ये दिस लेयर इज कॉल्ड द आउटर बार्क, और इसी को ही हम लोग इनर से ही जो उसकी छाल को इनसाइड होता है उसको हम लोग इनर बार्क बोलते हैं। तो दीज आर द फ्यू, और जो पित्त के पास की वुड होती है उसको हम लोग हार्डवुड, एंड देन जो कैम्बियम लेयर के पास की जो वुड होती है उसको हम लोग सैपवुड कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ अ ट्री। ओके एनाटॉमी ऑफ द एक्सोनियस ट्री। देन अनदर थिंग इज द कि जब हम उसको कट करते हैं तो उसके ग्रेन के टेक्सचर्स कैसे होते हैं। ओके तो ये डिपेंड करता है हमारा मशीन्स पर, बहुत सारी चीज़ों पे, वुडन के ऊपर भी डिपेंड करता है, वुडन के ऊपर। तो अगर हम जब उनको कट करते हैं तो अगर हमको कुछ इस तरीके का ग्रेन्स का टेक्सचर दिखाई देता है देन इट्स मीन दैट इज द स्ट्रेट ग्रेन। अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न है कि कहीं पे भी वो कैसा भी आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड द इर्रेगुलर। अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न है वैसे वेवी ग्रेन, स्पाइरल ग्रेन, देन इंटरलॉक ग्रेन। इंटरलॉक मीन्स एक बार पैटर्न इस तरफ है एक जस्ट अपोजिट, तो इन रिपीटेटिव वे, तो इसको हम लोग इंटरलॉक बोलेंगे। इसी को हम अनदर वे में भी देख सकते हैं, स्ट्रेट, इरेगुलर, देन डायगोनल्स। ओके देन हमारा समहाउ मतलब वो ट्विस्टेड स्टाइल में, देन इंटरलॉक्ड, देन दिस वन इज द वुड फाइबर का फीचर द बॉर्डर वेवी ग्रेन के टेक्सचर जो है ये हमारा ग्रेन होते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेन्स में। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बाद में हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर। तो टिम्बर में डिफेक्ट जनरेट होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस में हमारे जनरेट होते हैं और अलग अलग इम्पैक्ट पे होते हैं। इसमें जो स्टार्ट होता है डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट ड्यू टू फंगस, डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस एंड डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। तो जो डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, तो कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है, जो भी हमारा ट्रीज होता है उसको हम कट करते हैं और फिर उन कट करने के बाद उनको सुटेबल पीसेस में भी कई लेयर्स में कट करते हैं। तो उन कट करते समय जो हमारे मशीन्स के जो मार्क्स होते हैं जब वो उन पे पड़ते हैं तो उनको ये उनके कारण जो डिफेक्ट जनरेट होते हैं उसके टेक्सचर्स पे, उसको ही हम लोग डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन बोलते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉन ग्रेन। तो वैसे हम लोगों ने कभी कभी काम करते देखा होगा कि कारपेंटर्स जब वर्क करते हैं तो जो मशीन रहता है जिसको बोलते हैं देन दे वर्क इट, तो वो जब एक डायरेक्शन में करते हैं तो समहाउ वो चीज लकड़ी पे कहीं पे वो इस बार फंसती है, तो वो व्हाट दे डू कि उसके ऊपर ही वो 2 या 3 बार जो है उसको फिनिशिंग करने के लिए करते हैं, तो वहां पे एक मार्क जनरेट हो जाता है, उसको ही हम लोग चिप मार्क जो है वो बोलते हैं। सेम वैसे ही चीज़ कि कभी हम मशीन को चलाते चलाते सीधा चलाने के साथ साथ उसको एक बार आड़ा या मतलब उसके डायगनली मारते हैं तो जो वहाँ पर ग्रेन जनरेट होता है दैट इज द डायगोनल ग्रेन। तो जो मशीन के ब्लेड से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो डिफेक्ट हमारे टिम्बर पे जो कहलाता है दैट इज द डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्सन। ओके देन सेकंड वन डिफेक्ट ड्यू टू द फंगस। तो अगर हमारे वाटर की कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, तो उसके कारण जो फंगीस लगती है, फंगी के कारण जो टिम्बर पे इम्पैक्ट पड़ता है हम उसको हम लोग डिफेक्ट अंडर फंगी की कंडीशन में करते हैं। तो फंगी का जनरली इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि कोई भी अलग अलग टाइप की जो फंगस लगती है तो वो अलग अलग टाइप के स्टेन्स को छोड़ती है जनरली।
किसी के ऊपर अलग कलर के जो हमारे दाग हैं एक तरीके से वो उसके ऊपर लगते हैं। ओके, तो यहाँ कुछ कलर इमेजेस में आप देख सकते हैं कि कहीं पे ब्लू स्टेन है, कहीं ब्राउन स्टेन है। ओके, देन ड्राई रॉट, देन वेट रॉट। आपने इस तरीके की लकड़ी बहुत देखी होगी कि जो है अंदर जो है एकदम पूरी ड्राइनेस जैसी हो जाती है ना। तो इस टाइप के जो इफेक्ट आते हैं ड्यू टू ह्यूमिडिटी इम्पैक्ट और उसके कारण जो फंगस जनरेट होती है। ओके, तो उसको हम लोग जो है अंडर तो कंसीडर करते हैं ड्यू टू फंगस के। तो कुछ जनरली जो होते हैं ब्लू स्टेन, ब्राउन रॉट, ड्राई रॉट, हार्ड रॉट मतलब जो हार्ड वुड में होती है, देन सैग स्टेन, वेट रॉट एंड व्हाइट रॉट। व्हाइट रॉट आप ये देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है फंगी के कारण डिफेक्ट आते हैं। देन डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट। तो जनरली टिम्बर को 3 टाइप के इंसेक्ट से ही खतरा होता है। नंबर 1 द बीटल, मैरिन बोरर एंड टर्माइट्स। तो हम सब जानते हैं कि जो टर्माइट्स होती हैं वो हमारा क्या बोलते हैं इसके लिए हानिकारक होती है, वो लकड़ी को खाती है बेसिकली। और जो मैरीन बोरर होती हैं ये एक्चुअली समुद्र के किनारे के साइड की होती हैं। तो ये क्या करती हैं जनरली लकड़ी की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करती हैं, उसके अंदर घर बनाती हैं। उसके अंदर जो है वो उसके अंदर मतलब देने का ऑन स्ट्रक्चर, तो जिसके कारण जो वुडन होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो सेम सिनारियो जो है वो बीटल्स के साथ है। तो बीटल जो है वो जनरली उसके अंदर होल करके और उसके अंदर वो जो है धीरे धीरे उसको डिके करती है, तो खोदती है उसके अंदर अपना जो कॉलोनीज है वो जनरेट करती है। तो उसके कारण क्या होता है वो इम्पैक्ट हमको डायरेक्ट नहीं दिखता है, बट वो हमारे उसके स्ट्रक्चर्स में अंदर होते हैं, एक पोरोसिटी आ जाती है, तो जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको हम लोग डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो जो मेनली 3 इंसेक्ट हैं दैट कम्स अंडर फॉर द डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट, दैट इज आर द बीटल्स, मैरीन बोरर एंड टर्माइट्स। ओके, डिफेक्ट ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस। तो इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, बॉल्स, कैलर्स, कैंकर, स्टेन, coarse grain, dead wood, ruxiness, foxiness, knot, rind gall, seeds, twisted fiber, upset, water stain and wind cracks. There are lots of. तो the first one ये हम फिगर देख सकते हैं शेड्स। अब होता क्या है हमने बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे, देयर आर सम फ्यू जो कि एकदम स्ट्रेट होते हैं और कुछ होते हैं जो एक दो डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो झुक जाते हैं। तो उसमें रीजन क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे जो हवा है, जो हवा की स्पीड है वो किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो पेड़ जो है किसी एक साइड टिल्टेड होते जाते हैं, जिसके कारण उनके पेड़ के जो स्टेम होते हैं उनमें जो है काफ़ी सारे जो सेक्शन होता है उसके शेड्स मतलब उनके कारण उसमें जनरेट होते हैं। दूसरा किसी रीजन के थ्रू कोई आपकी ब्रांच जब टूट जाती है एंड देन उसके बाद आफ्टर दैट वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, तो उस टाइप के जो है हम इसको ये बल्स एंड कैलस जो है ये सब ये बल्स होते हैं जो मतलब स्टेम के ऊपर अपने आप निकल आते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द कैलस। देन इस पे ही कई जगह पे जहाँ पे दो ब्रांचेस होते हैं उस वाली जगह पे हमारा जो है वो नॉट जनरेट होता है, उसको नॉट बोलते हैं लोग। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे डिफेक्ट नेचुरल फोर्सेस के कारण जो है वो जनरेट होते हैं। देन सीजनिंग। तो सीजनिंग का एक प्रोसेस होता है, हम ये वुडन को स्ट्रेंथ देने के लिए करते हैं, बट क्या होता है ड्यू टू सीजनिंग कभी हमने ज़्यादा कर दिया या कुछ और रीजन से कम हो गया, कुछ बहुत सारे रीजन से, तो सीजनिंग के कारण जो है हमारी टिम्बर के जो पीसेस हैं वो अलग अलग शेप ले लेती हैं। तो उनको हम लोग डिफेक्ट में कंसीडर करते हैं कि जैसे अगर लकड़ी किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशंस में मुड़ गई वो पीस वुडन पीस, तो हम लोग उसको डिफेक्ट में कंसीडर करते हैं। जैसे कि लेंथ वाइज मुड़ गई तो देन वी से इट्स अ बॉब, विड्थ वाइज मुड़ गई तो दैट इज कप। अगर वो लेंथ विड्थ दोनों साइड से मुड़ गई तो देन वी से इट्स अ ट्विस्ट, है ना। तो ऐसे ही क्रूक एंड किंक होता है जो विड्थ वाइज मुड़ जाए। तो ऐसे ही कुछ डिफेक्ट हमारे सीजनिंग होने के कारण जनरेट होते हैं। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो जो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर होता है इसके मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टिम्बर स्ट्रक्चर। जो हमारे टिम्बर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम जो है प्रिजर्वेशन का प्रोसेस करते हैं। हम सब ने बचपन से सुना होगा कि जब भी लकड़ी के हम पेंटिंग के बारे में बात करते थे तो हम लोग जनरली
किसी एक ऑयल या केरोसिन ऑयल या मतलब इस टाइप के हम लोग पेंट को जो है उस पर पहले अप्लाई करते थे, ताकि लकड़ी को जो है उसको प्रिजर्व किया जा सके। द रीजन कि उसके ऊपर जो फंगस और इंसेक्ट का जो अटैक है वो उसके ऊपर ना हो सके। तो द मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही होता है। देन रिक्वायरमेंट है हमारी गुड प्रेजेंट, जो उसके ऊपर हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, मतलब वो इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज। तो वो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? इट शुड अलाउ डेकोरेटिव ट्रीटमेंट ऑन टिम्बर। वो डेकोरेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और कलर का हो। देन इट शुड बी कैपेबल ऑफ कवर्डिंग अ लार्ज एरिया विद अ स्मॉल क्वांटिटी। तो लाइक जैसे जो ऑयल या जो भी होता है, तो जब हम उसको स्प्रेड करते हैं किसी सरफेस पे तो वो कम अमाउंट में ही ज़्यादा स्प्रेड होता है। इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। ओके, ड्यूरेबल एंड शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय लाइट और हीट से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होनी चाहिए। इनफ्लेमेबल नहीं होना, बल्कि इन्फ्लेमेबल होते हैं बट देन इसके बाद एफिशिएंट इन किलिंग फंगी और इंसेक्ट को मारने के लिए होने चाहिए एफिशिएंट, जो ऑलरेडी उसके अंदर हो। देन सेफ एंड हार्मलेस फॉर पर्सन एंड एनिमल्स, के लिए हार्मलेस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी गिव अ प्लीजेंट अपीयरेंस टू द टिम्बर आफ्टर अप्लाइड करने के, उसको लगाने के बाद। एंड अफेक्ट द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक, जो है उसकी स्ट्रेंथ की जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इजीली वॉश होना चाहिए, अवेलेबल मतलब इजीली वॉश नहीं होना चाहिए वाटर के थ्रू। देन इट शुड नॉट बी कोरोड द मेटल विद व्हिच इट कम्स इन कांटेक्ट, मतलब मेटल उसके कांटेक्ट में आने पे उस पे कोरोजन नहीं लगना चाहिए, ऐसा कंपल्सरी, क्योंकि आपके जो हार्डवेयर होते हैं वो हमारे मेटल्स के यूज होते हैं। ओके, इट शुड बी ऑफर इन हाई रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड डैमेज, जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ओके, एंड देन इसको पेनिट्रेशन जो है उसके अंदर 6 से 25 से ज़्यादा उस प्रिजर्वेटिव का पेनिट्रेशन जो है उतना इफेक्टिव होना चाहिए, उससे ज़्यादा। ओके, ओके, तो देर आर फ्यू टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव मैंने जो कि यहाँ मेंशन किया है। आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, देन केमिकल साल्ट, कोल तार, केरोसिन ऑयल, ऑयल पेंट, सोलिजिनियम पेंट। और इनको लगाने के भी कुछ कुछ मेथड होते हैं। जैसे फर्स्ट वन में बुशिंग कर दिया, चेयरिंग कर दिया। तो चेयरिंग आप लोग यहाँ तक समझते होंगे कि जैसे किसी लकड़ी होती है, वुड होती है पीस, तो अगर उसको हमें चेयरिंग करना है तो उसको जनरली क्या होता है, चेयरिंग मतलब कोयला बनाना एक तरीके का। तो उसको हम पहले थोड़ी लिमिटेड डायमेंशन तक हम उसको जो है बर्न करते हैं, और जब वो इतनी डायमेंशन तक बर्न हो जाता है उतनी थिकनेस तक, देन उसको हम इमीडिएट जो है वाटर में ड्रिप करके जो है उसको ठंडा करते हैं। तो उसके ऊपर एक कूल की लेयर लग जाती है, जिसके कारण वो एक तरीके से वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है। देन अनदर वन इज द डिपिंग एंड स्टिपिंग मेथड। तो उसको एक टब में डिप करना है, देन उसको सुखाना। तो ये प्रोसेस है। देन हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट, और इसके बाद इंजेक्टिंग करना उसमें, फिर स्प्रेइंग करना। तो ये कुछ मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम प्रिजर्वेशन अप्लाई करते हैं। देन सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ओके, तो अगर हम कभी भी कोई ट्री जब न्यूली फेल्ड गिरता है तो उसमें 50% से ज़्यादा जो है वो वाटर का जो है वेट होता है। ओके, उसमें 50% जो है मोर ऑफ इट्स ओवन ड्राई वेट ऐसा वाटर का जो है होता है। तो ये वाटर जो होता है ना फॉर्म ऑफ सैप एंड मॉइस्चर के फॉर्मेट में होता है। तो इस वाटर को हमको रिमूव करना टिम्बर में, उसको बिफोर इंजीनियरिंग पर्पज में यूज करने से पहले ही प्रोसेस को हमारा सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है। ओके, अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? आफ्टर सीजनिंग जो है ये क्या होना चाहिए? इट अलाउ टू टिम्बर टू बर्न रेडली इफ यूज्ड एज अ फ्यूल। अगर हम फ्यूल का जैसे यूज कर रहे हैं टिम्बर को, तो वो तुरंत जलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अगर हम न्यूली फेल्ड ट्री होता है जब उसको जलाएंगे तो उसमें क्या होता है 50% अमाउंट जो है वो वाटर का होता है, तो वो इजीली नहीं फायर को कैच करेगा। बट आफ्टर द सीजनिंग वो बर्न रेडली होना चाहिए, बट इन द केस ऑफ अगर हम फ्यूल जैसा यूज कर रहे हैं, नॉट एवरी केस। उसका बाद उसका वेट जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, इससे हमारा जो लोअर होता है कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग का। इसके बाद इम्पार्ट हार्डनेस, स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ टू टिम्बर। then resisting power of timber and as a most cost of decay of timber are more or less related to the moisture। so उसी तरीके से ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं। अगर हम सीजनिंग के टाइप की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ, बेसिकली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में इसमें अनदर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। आर्टिफिशियल में देयर आर फ्यू मेथड्स कि हम उनको बॉइलिंग करते हैं, केमिकल मिंट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग यूज करते हैं, किन करते हैं, देन वाटर से के थ्रू सीजनिंग करते हैं। ओके, तो इसलिए नेचुरल सीजनिंग देते हैं। तो नेचुरल सीजनिंग में जनरली हम क्या करते हैं कि हाइट से उठा करके एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसके बाद जो है हमारे जो भी बैटन्स हैं, जो भी हमारी टिम्बर पीसेस हैं, उनको स्टैक करते हैं, और उन स्टैक के बीच में से जो है हम बैटन लगा करके जो है उनको गैप करते हैं, और इन जो उसको ऊंचा प्लेटफॉर्म जिस पे उठाते हैं उसको हम लोग ब्लॉक पायर्स बोलते हैं। पायर्स के ऊपर जो है इनको रखते हैं,
देन उसको हम कवरिंग करने के लिए चारों तरफ से तो ओपन रखते हैं, देन ऊपर से हम रेन वाटर या डायरेक्ट सन का कांटेक्ट ना हो, तो इसलिए हम उसमें हम रूफ को जो है शेडेड करते हैं। ओके, तो आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है, जो हमारा उसके बीच में गैप है उनके थ्रू एयर पास होती रहती है, जिस जब वो एयर पास होती है तो वो उसके अंदर के मॉइस्चर को जो है वो एयर में एब्जॉर्ब करती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा नेचुरल सीजनिंग का जो प्रोसेस होता है। इसके एडवांटेज क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, तो मॉइस्चर कंटेंट है ना, कंटेंट ऑफ वुड कैन बी ब्रॉट डाउन टू 10 से 20% जो है वो गिर जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। अगर क्लाइमेट में ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा है तो फिर ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। ओके, तो इसके लिए दूसरा कोई हमको इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता स्किल्ड सुपरविजन, ये बहुत हाईली बंदा रिक्वायर्ड हो उसको देखने के लिए। और ये दूसरा अनइकोनॉमिकल टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल सीजनिंग टू टिम्बर सेक्शन, इट्स अनइकोनॉमिकल टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल सीजनिंग टू टिम्बर सेक्शन थिकर देन 100 mm सेक्शन से जो है उससे ज़्यादा के लिए। ओके, एज सेक्शन ड्राई वेरी स्लोली, तो अगर हम 100 mm के थिकनेस से सेक्शन से ज़्यादा सेक्शन के को इस प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो उसमें जो ड्राई का प्रोसेस है वो बहुत धीमा होगा, तो वो अनइकोनॉमिकल होगा, इट्स काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। ओके, देन ये जो मेथड है वो चीप और सिंपल है। डिसएडवांटेजेस भी कुछ है, उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हम नेचुरल एयर पे डिपेंडेंट है। ओके, फिर इसके बाद ड्राइंग आउट डिफरेंट सर्फेस में नॉट बी इवन एंड यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज ये होती है कि हवा किसी एक डायरेक्शन से है तो वो सर्फेस जल्दी ईजिली हमारी सीजनिंग हो सकती है और बाकी अदर सर्फेस ना हो, तो ये हमारे हाथ में कंट्रोल्स नहीं है। इफ एंड ऑफ थिक थिकनेस ऑफ timber are not protected by suitable moisture proof coating, there are chances of end splitting because the end of such timber dry rapidly in comparison to the central portion। ओके, सेंट्रल पोर्शन की कंपेरेटिवली वो किनारे से जल्दी वो हमारी क्या बोलते हैं हम सीजन होती है। ओके, so that few are the another disadvantages। So then another one is the artificial seasoning, तो these are फ्यू ऑलरेडी आई प्रेशर फिगर, तो कहाँ पे किस किस तरीके से होता है, तो ये हमारी प्रेशर है, देन किन, देन वाटर है ना, तो कुछ ये मैकेनाइज होते हैं जिसमें हम उनको टिम्बर पीसेस को पैक करके देन वो जो प्रेशर में जो हमारे प्रोसीजर होते हैं उनके थ्रू हम करते हैं। ओके, तो कुछ आर्टिफिशियल सीजनिंग अपनाने के लिए रीजन जो है, ओके, डिफेक्ट्स सच एज श्रिंकर्स क्रैकिंग एंड रैपिंग जो है वो हमारे इसमें मिनिमाइज हो जाते हैं। नेचुरल में जो डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग है वो ज़्यादा होते हैं। ओके, तो देन इस वाले केसेस में कोई चांसेस नहीं रहता है फंगस का और इंसेक्ट लगने का। अगर उसमें एयर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं। ड्राइंग ऑफ डिफरेंट सर्फेस इज इवन एंड यूनिफॉर्म, ये इसमें एक अच्छा है कि डिफरेंट जो सर्फेसेस हैं हमारे टिम्बर के पीसेस के वो इवन और यूनिफॉर्म ड्राई होते हैं, ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा सूख गया और कहीं ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी है। इट इज कंसिडरेबली रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ सीजनिंग, तो टाइमिंग को घटाता है। देन देयर इज अ बेटर कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, then wood becomes more suitable for painting and gluing, etc. And wood with the desired moisture content may be obtained by artificial sealing। एंड द मेनवेस्ट मेथड जो है हमारे होते हैं वो बॉइलिंग करते हैं। तो बॉइलिंग के मतलब ये नहीं कि बहुत ही पानी खौलाते हैं, तो देयर इज समथिंग प्रोसीजर, उसको क्लोज्ड उसमें लूप में किया जाता है। ओके, देन केमिकल सीजनिंग केमिकल के थ्रू करते हैं, देन इलेक्ट्रिकल के आयंस के थ्रू करते हैं, देन किन में करते हैं, देन हॉट वाटर या कि बोलते हैं स्टीम, उससे वाटर सीजनिंग उसके थ्रू करते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट जो हमारी टिम्बर की वेरियस फॉर्म जो होती हैं वो हमारी इंडस्ट्रियल के फॉर्मेट में कौन कौन सी होती हैं, तो द फर्स्ट वन इज द विनियर्स। तो विनियर्स जो जनरली होता है हमारा एक तरीके से एक वुड का जो लॉग होता है तो उसके रोटरी कटर के थ्रू एक शार्प नाइफ के थ्रू हम केवल उसकी एक स्किन मतलब एक पतली पतली एक इसे इस स्किन और इधर की पतली सी एक जो टेक्सचर वाली जो सीड्स होती हैं इस तरीके से वो हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो जनरली 0.4 से 0.6 mm तक या उससे ज़्यादा की भी हो सकती हैं, उनको हम लोग विनियर्स बोलते हैं। प्लाईवुड जो होता है उस प्लाईवुड में क्या होता है, विनियर्स के ही जो थिन लेयर्स होती हैं उनको ही हम डायगोनल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ग्लूइंग करके और देन कंप्रेस करके एक हार्ड बोर्ड जैसा बनाते हैं, उसको ही हम लोग प्लाईवुड्स कहते हैं। ओके, उसमें क्या होता है उन सब लेयर्स को राइट एंगल्स पे सक्सेसिव लेयर को ईच अदर को डायरेक्शन ऑफ ग्रेन के उसको देखते हुए कि किस तरफ उसका ग्रेन का डायरेक्शन है उसको ग्लूइंग करके देन उसको अपोजिट डायरेक्शंस में
जो है राइट एंगल्स में हम उसको प्लेस करते हैं, उसी को हम लोग प्लाईवुड कहते हैं। देन फाइबर बोर्ड, जो फाइबर बोर्ड होता है वो बेसिकली प्रेस बोर्ड होता है, और इसमें क्या होता है कि जो अ, हमारा डायरेक्ट पीस अलाउड नहीं होता है, इसमें जो वुडन के पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्लूइंग के साथ मिक्स करके और उसको प्रेस करके जो है हमारा फाइबर बोर्ड बनाया जाता है, जिसको हम ऐसा देख सकते हैं। Then another one is the type of classification impulse timber and compressed timber। तो impulse timber जो होता है इसमें क्या होता है कि टिम्बर को हम फुली या पार्शली कवर करते हैं रेजिन से, इसको ही हम लोग इम्पल्स टिम्बर कहते हैं। अब इस वाले प्रोसेस में क्या होता है कि यूजली रेजिन एम्प्लॉयड एज अ फिनल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। और इसमें जो जनरली यूज किया जाता है कि उसमें प्रेशर के थ्रू वो जो है टेम्परेचर जो है इसमें यूज किया जाता है, जिसको हम लोग आज के डेट में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग, कुछ फेमस ब्रांड है सनमाइका या ग्रीन लैम्प, तो जो हमारा लैमिनेट वर्ल्ड है वो हमारा इम्पल्स टिम्बर में आता है, जिसमें हम लोग दो चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे कि उसको हम लोग पहला तो क्या होता है फुल्ली और पार्टली कवर करते हैं रेजिन से। ओके, तो एंड देन उसको जो है अंडर प्रेशर जो होता है, अंडर प्रेशर और टेम्परेचर जो है कंट्रोल वो रहता है, उसको हम लोग इम्पल्स टिम्बर कहते हैं। कंपल्स टिम्बर ये दोनों सेम ही होते हैं, बस इतना ही अंतर होता है कि उसमें जो अंडर प्रेशर वाला क्वेश्चन होता है, वो कंडीशन होती है, वो इसमें कंपल्स टिम्बर में नहीं होती है। जो क्यूरिंग है उसकी वो अंडर प्रेशर में नहीं होती है। The process of preparing composite timber is same that as the impulse timber, except that the curing का जो process है वो carried out under pressure। Okay, that carried out under pressure, I'm so sorry, होती है under pressure में carried out। Okay, then the strength and durability of composite timber more ऐसा compared to the impulse timber, मतलब जो strength और durability है वो composite timber की ज़्यादा होती है impulse timber से more or less। Okay, so here is my presentation ends now। I hope so it's a useful for your exam, it's more useful for your knowledge। So and these are my references: Woodworks Guide to Wood by Fox Chapel Publishing, and then the Engineering Material by S.C. Rambala। So it's easily available on internet, so you can download it। Thank you so much, and please like my video and subscribe my channel।